रिपु बच्चा, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं कि जब तक सब बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, लास्ट क्लास पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है और मुझे आंसर देना है। आपका वेलकम मैं करूंगी क्वेश्चन के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं इनके फॉर्मूलाज लिख देती हूँ अब कि किसी को याद नहीं है तो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में, और हमारे पास ये न्यूटन ने फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है कि फोर्स इज G m1 m2 by r square। m1 m2 masses है, r is the distance और r का स्क्वायर है फॉर्मूला में। हमको निकालना है g का डायमेंशनल फॉर्मूला। हमको g का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो पहले g का फॉर्मूला बनाओ। g का फॉर्मूला बनेगा f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2, और उसके बाद g का फॉर्मूला बनाओ, फिर डायमेंशंस निकालो g की। मनन ने आंसर किया है m-1 L3 T-2। करेक्ट। हरसिमरन और मनन दोनों का ठीक है। मनन, आप वैसे भी देखो पोटेंशियल वाली चीज करंट में जा रही है, करंट आना जरूरी है, तो ए तो आया ही नहीं आपके आंसर में। धृति ने आंसर किया है ML2T। धृति थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, टी की पार में मिस्टेक नहीं, हाँ ठीक है, -3 लिखा हुआ है आपने, ठीक है। धृति का ठीक है आंसर। मनन आपका पोटेंशियल का रॉन्ग है, धृति का ठीक है। पोटेंशियल वो रेजिस्टेंस V इज इक्वल्स टू IR वाला, वैसे वाला पोटेंशियल का करना था। चलो टाइम अप। अब मैं करा रही हूँ। पोटेंशियल का ईशा आप लिख रहे हो AL, मतलब करंट को और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो वो पोटेंशियल होता है? नहीं, रेजिस्टेंस की तो अपनी अलग आपको थर्ड पार्ट में भी निकालनी है। V इज इक्वल्स टू IR करके ईशा जो आप लिख रहे हो, दैट मीन्स आप रेजिस्टेंस को लेंथ की यूनिट दे रहे हो। दैट इज रॉन्ग। रेजिस्टेंस की डायमेंशन L नहीं है ना। पोटेंशियल का आप निकालो पार के फॉर्मूला से कि पार होता है V इंटू आई। पार आपको पता है, आई भी पता है, तो V निकलेगा, और फिर V निकल आएगा, आई भी पता है, वहां से आपको R का मिल जाएगा। चलो अब मैं करा रही हूँ, तीनों मैच कर लेना अपने आंसर्स। जिन्होंने जो जो कर लिया अपने अपने आंसर्स मैच करते जाना। पहले जी का एक बार कर देती हूँ, किसी का रह भी गया होगा तो। जी का हमने कहा, जी का फॉर्मूला बनेगा f r स्क्वायर और m1 m2, प्रोडक्ट है और डिवीजन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो g की डायमेंशंस होंगी f की डायमेंशंस, डिनोमिनेटर यहाँ पे r स्क्वायर की डायमेंशन, m1 की डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय m2 की डायमेंशंस। यहाँ पे दोनों मासेस की डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे एरिया में L स्क्वायर आ जाता है, वॉल्यूम में L इंटू L इंटू L क्यूब आ जाता है, यहाँ पे मास का स्क्वायर बन जाना चाहिए। F की कल करेगी MLT-2, R स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर, 2 डायमेंशंस इन लेंथ, 2 डायमेंशंस इन लेंथ। सिमिलरली यहाँ पे M और N। तो G की डायमेंशंस आ रही देखो, M की पावर 1, यहाँ से 1 और नीचे से 2, तो M1 माइनस 2, फिर L की पावर है 1 प्लस 2 और T की पावर है -2। तो हमारे पास G का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। और अब जो मैं लिख रही हूँ डायमेंशनल इक्वेशन है m-1 L क्यूब 3 T-2। मैच कर लो अपने आंसर्स, कहीं मिस्टेक है तो करेक्ट कर लो। नेक्स्ट हम पोटेंशियल का करेंगे, और पोटेंशियल का करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला पार वाला। पार अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कर लो या मैकेनिक्स में कर लो, पार की डायमेंशंस तो वही रहेंगी, पार का डेफिनेशन भी वही रहेगी कि इट इज द रेट ऑफ वर्क डन।
वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वो पार की डायमेंशंस होती हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि पार या रेट ऑफ वर्क डन v इंटू आई था, तो v क्या आ जाएगी e बाय आई। v की डायमेंशन इज पार की डायमेंशन अपॉन करंट की डायमेंशन। अब करंट खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका तो डायरेक्ट लिख लेंगे, पार की चाहिए ना। पार इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन की थी F इंटू एस की फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट mL2T माइनस 2, ये वर्क डन की है क्योंकि mLT माइनस 2 फोर्स की थी और एक L से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क डन की अपॉन टाइम। तो पार की डायमेंशंस आ गई mL2T माइनस 3, इसको ऊपर यूज कर लो mL2T माइनस 3, ये पार की है अपॉन करंट की A। हमारे पास V की डायमेंशन आ गई, दैट मींस m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। m1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। नेक्स्ट हमको रेजिस्टेंस की फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस की करेंगे कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, R हो जाएगा V बाय आई। तो V की डायमेंशंस हमारे सामने है, R की डायमेंशंस कैसे आएंगी? R की डायमेंशंस के लिए, रेजिस्टेंस की डायमेंशंस के लिए V की डायमेंशंस अपॉन करंट की डायमेंशंस mL2T माइनस 3 A माइनस 1, ये है V की पोटेंशियल की, और नीचे करंट की डायमेंशन से डिवाइड करेंगे। m1 L2T माइनस 3 A माइनस 2। अभी तक हमने जितने डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकाले हैं उन्हीं क्वांटिटीज के निकाले हैं जो हमको पहले से पता है। मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भी बताया था कि जैसे जैसे यू विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर्स, आपको नई नई क्वांटिटीज मिलेंगी पढ़ने को, तो आपको वहां पे फॉर्मूलाज भी मिलेंगे ना, तो फॉर्मूलाज यूज करके आपको मेथड आ गया कि डायमेंशंस कैसे निकालनी है। आपकी बुक्स में चार्ट्स बने होते हैं, कुछ 150 क्वांटिटीज लिखी होती हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखे होते हैं। अभी कुछ लर्न नहीं करने, ऐसा नहीं कि रटने बैठ जाओगे टेबल, वो विद टाइम आते जाएंगे, मेथड सीख लिया। अब जैसे जैसे क्वांटिटी पढ़ेंगे डायमेंशंस फाइंड करनी हमको आ गई है। अब हम नेक्स्ट चीज कर रहे हैं कि कल मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ये करेंगे और साथ में डायमेंशन का यूज भी करेंगे। ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, या ये डायमेंशनल एनालिसिस के से हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, करें आगे, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे चलते हैं। किसी को डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। कोई प्रिंसिपल है तो कोई प्रिंसिपल मतलब अच्छी वाली बात है, पक्की वाली बात है, तो ये हमेशा वैलिड रहेगा, हमेशा आपको ये चीज एप्लीकेबल रहेगी। होमोजेनियस वर्ड क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है ये आप देख चुके हो, डायमेंशंस तो पढ़ लिया ना, क्या चीज है डायमेंशंस के, वो पार्ट्स हैं जो बेस क्वांटिटीज में होंगी, कि हमको डिराइव्ड यूनिट रिप्रेजेंट करनी है तो बेस यूनिट्स की कितनी पार्ट्स लगानी है, ये डायमेंशंस है। होमोजीनियस क्या कह रहे हैं? होमोजीनियस कोई चीज क्या होती है? यूनिफॉर्म चीज को होमोजीनियस बोलते हैं ना। आप केमिस्ट्री में होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ते हो कि
सॉल्ट को डाल दिया वाटर में तो सारा सोल्यूशन एक जैसा दिखेगा, होमोजेनियस सोल्यूशन। होमोजेनियस कोई चीज सेम होती है थ्रू आउट, सेम थ्रू आउट मतलब हमें हर जगह सेम है। तो सेम क्या चीज है? डायमेंशंस। सेम है डायमेंशंस, पर कहाँ है ये बताना रह गया ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस ये कहता है कि इन अ मैथमेटिकल इक्वेशन, इन अ मैथमेटिकल इक्वेशन या इन एनी इक्वेशन, मैथमेटिकल भी छोड़ो, इन एन इक्वेशन, कोई भी आप फॉर्मूला करो, कोई भी आप इक्वेशन करो, all the terms must का मतलब हमेशा पक्का 101% same dimensions. All the terms appearing in an equation should have same dimensions. इसी के बेसिस पे इसके क्वेश्चंस भी करने हैं हमने। बात छोटी सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब इसका मतलब समझो कि जैसे अभी आप देखो, सबसे पहले फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? मोशन चैप्टर पढ़ते हैं। मोशन में भी आपने काइनेमेटिक्स मतलब 3 इक्वेशंस पढ़ी हुई है ना, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square। वही सिंपल इक्वेशन उठा लेते हैं। मानो फर्स्ट इक्वेशन उठाई, v is equals to u plus at। ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है? आपके पास ये इक्वेशन है, टर्म्स क्या है? जैसे मैंने लिखा था ना, a is equals to b plus c कुछ है, तो b और c की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और b plus c करके मानो d आ रहा है, उसकी डायमेंशन a की डायमेंशन के बराबर सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे a की डायमेंशन, b की डायमेंशन और c की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ये मेरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में माय फर्स्ट टर्म इज v, v मतलब वेलोसिटी थी यहाँ पे वेलोसिटी की डायमेंशन है। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी है? ये देखो, प्लस माइनस या इक्वल या लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन से अगर कोई टर्म सेपरेटेड है तो आप ये जो मतलब एक हिंट है, ये फिजिक्स नहीं बता रही पर एक तरीका है जानने का, कि अगर टर्म्स प्लस माइनस या लेस देन इक्वल वाले साइन से अलग सेपरेटेड है, जैसे इक्वल के बाद जो नेक्स्ट टर्म आ गया, तो u की डायमेंशन और v की डायमेंशन और at की डायमेंशन सेम होगी, v की डायमेंशन, u की और at की डायमेंशन सेम होगी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ये नहीं करना कि a थर्ड है और ये फोर्थ है, नहीं। मैंने आपको क्या कहा था कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके हम एक नई क्वांटिटी डिराइव कर लेते हैं ना, कि हमने कैसे किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क डन आ गया। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज, दो अलग अलग चीजों को मल्टीप्लाई करके तो नई टर्म आ जाती है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करके यू विल गेट अ न्यू टर्म, और वो टर्म जो भी आएगी उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? जो इसकी और इसकी होगी। इस पूरी टर्म में, इस इक्वेशन में सारी टर्म्स की डायमेंशंस एक जैसी होनी चाहिए। अब किसी को इसका तो आपको डायरेक्ट ही पता था कि वेलोसिटी है, तो इस प्रोडक्ट की डायमेंशंस भी वेलोसिटी की डायमेंशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन होती है आपकी s is equals to ut plus half at square। ये वाले में एग्जांपल्स इसलिए ले रही हूं क्योंकि आपको कर रखना, आपको पता है कि s is equals to ut में s क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। फिर भी t टाइम है, a एक्सेलरेशन है और u इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट्स तो लेंथ की आएंगी। तो इस इक्वेशन में किस किस की डायमेंशन सेम होंगी? हमारी फर्स्ट टर्म है s, s की डायमेंशंस, सेकंड टर्म है हमारी ut, s की डायमेंशंस इक्वल होंगी ut की डायमेंशन से और हाफ at स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स की, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, प्रोडक्ट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद यू कंसीडर इट एज वन टर्म। तो ये पूरी एक टर्म है। तो मैं आपको जो प्लस माइनस वाली बात ये कहती थी कि जो प्लस से सेपरेटेड हो, कि इनके बीच में प्लस आ गया तो अलग अलग टर्म्स हैं, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन आ गया तो अलग अलग टर्म्स हैं। एक हिंट है, ये कुछ जरूरी नहीं है बताना, बस एक जुगाड़ टाइप कर लो कि अगर ऐसे वाले सिंबल्स हैं तो वो अलग अलग टर्म्स हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड आपको पता है कि वो तो नई टर्म बन जाती है। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इन तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम होंगी। अब आपको यहाँ पे इसकी पता है ना, इसकी डायमेंशन लेंथ वाली होती हैं, तो यूटी के प्रोडक्ट की डायमेंशन भी यहाँ पे, यूटी का जो प्रोडक्ट है, यूटी की डायमेंशंस
किसकी वाली होंगी, लेंथ की होंगी। हाफ AT स्क्वायर की डायमेंशंस लेंथ की होंगी, L आएगा बस, M0 T0। तो UT का प्रोडक्ट करने के बाद डायमेंशंस L की बननी चाहिए, चेक भी कर लो। U क्या है, वेलोसिटी LT माइनस 1 और टाइम की T, प्रोडक्ट कर लिया आपने, L ही बचा ना, ऐसे। तो ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर है तो मैं आगे चलती हूँ, नहीं क्लियर तो रिपीट लिख दो। ईशा मैं आपको अभी अनम्यूट करती हूँ, मैं आपका डाउट सुनती हूँ। और धृति, प्लस या माइनस का तो मैंने आपको एक हिंट दिया कि अगर नहीं भी समझ आ रही तो ऐसे देख सकते हो कि अगली टर्म प्लस आ गया तो मतलब अगली वाली नेक्स्ट टर्म है। ईशा मैं अभी आपको अनम्यूट करती हूँ, मैं फिर आपका डाउट सुनती हूँ। मैं धृति ये देखो, मैं आपको ये चीज बताने का तो एक मतलब फिजिक्स का वो जैसे जुगाड़ ज्यादा है कि मैं एक चीज बता दिया है, लॉजिक बता दिया देखने का तरीका। फर्स्ट टर्म आई, ये एक टर्म है, इक्वल का साइन आ गया, नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे तो कोई और साइन आया ही नहीं, ये पूरी एक टर्म है, प्लस का साइन आ गया, ये टर्म खत्म, अगली टर्म स्टार्ट होगी। यहाँ पे माइनस करके कोई टर्म होती तो वो फोर्थ टर्म होती। तो हम कहते हैं कि टर्म सेपरेटेड बाय दीज सिंबल्स, मतलब आपको अलग अलग टर्म कंसीडर करनी है जो प्लस माइनस इक्वल के साइन के साथ से सेपरेटेड है। अदरवाइज छोड़ दो प्लस माइनस वाली बात, आपको सामने देख के पता चल रहा है कौन किसको आप एक टर्म मानोगे फिर किसको सेकंड टर्म मानोगे। ईशा मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ एक बार, तो फिर आप मुझे अपना डाउट बताना। ईशा बोलो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। हाँ तो इसका जो डायमेंशन होता है वो LT पावर -1 बनेगा। बिल्कुल। फिर आप कह रहे हो स्पीड की डायमेंशन L है। हाँ स्पीड की डायमेंशन LT-1 है। हाँ जी, फिर आपने UT इज इक्वल टू L लिखा, बल्कि UT इज इक्वल टू LT -1 बनना था। बच्चा UT मतलब, अच्छा मैं इसको UT वाली चीज को रिपीट कर देती हूँ। और कुछ डाउट है? मैम नो, मैं ये नहीं कह रही। हाँ जैसे आपने स्पीड का डायमेंशन L लिखा है ओनली। मैंने स्पीड का नहीं लिखा, मैंने S का डायमेंशन लिखा है। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट है ना फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशंस L की होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है ना, तो वो मैंने L लिखा। फिर मैंने कहा नेक्स्ट टर्म कौन सी है, UT है ना। प्रिंसिपल कह रहा है जितनी टर्म्स है सबकी डायमेंशन सेम आनी चाहिए। नेक्स्ट टर्म जो है वो UT का प्रोडक्ट है, स्पीड इनटू टाइम है। आपको पता है स्पीड इनटू टाइम वो डिस्टेंस ही बनता है। तो मैंने LT-1 इंटू T करा, तो LT-1 इंटू T करने के बाद T की पावर -1 और 1 ये तो कैंसिल ही कर जाएंगे ना। ये मैंने UT का लिखा है, UT की डायमेंशंस लिखी है, तो ये स्पीड की डायमेंशंस और ये T की डायमेंशंस, तो इनका प्रोडक्ट लेने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास L ही तो बचा। कहाँ गई ईशा? अब बताओ ईशा, यही पूछना था। अनम्यूट करा है बच्चा मैंने आपको। मैम आप ये S डिस्प्लेसमेंट है या स्पीड है? बेटा S डिस्प्लेसमेंट होती है, ये मैंने आपको कहा, आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा होगा, मैंने रिपीट भी किया था। S डिस्प्लेसमेंट होती है, स्पीड नहीं होती। ओके मैम। S सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना ये, तो S इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। मोशन चैप्टर में जो आप 9th में करते हो उसमें U होती है इनिशियल स्पीड, V होता है फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, V फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल a फॉर एक्सेलरेशन, T फॉर टाइम एंड S इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। और आप ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन करके आते हो 9th में से। S डिस्प्लेसमेंट होती है। अब और किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज फिर मैं आगे बता रही हूँ आपको। अर्पित आया आज? आया। अर्पित, गर्वित और कशिश, मुझे रिप्लाई करो, समझ आ गया? आगे चलें। मैम आपने जो A+B वाला पॉइंट लिखवाया था उसकी एक्सप्लेनेशन यही है, ये उसका एग्जाम्पल है। स्पीड का सिंबल U भी लेते हैं ईशा, S ज्यादातर इक्वेशंस में डिस्प्लेसमेंट का ही होता है, स्मॉल s लेते हैं, पर फर्क नहीं पड़ता, वो कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है,
कि स्मॉल एस लो या कैपिटल एस लो। कशिश, ओके ठीक है, कशिश, गर्वित, और एक बच्चे का मैंने और नाम लिया था अर्पित। हाँ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चल रहे हैं हम, नेक्स्ट कर रहे हैं हम, देखो अब एक बार प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कराने हैं आज ही मुझे। और इसी से रिलेटेड एक बात और है कि ये प्रिंसिपल आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज में हेल्प करता है, और वो चीज ये है कि मैं आपके सामने कोई इक्वेशन लिख दूं, कोई भी रैंडम इक्वेशन लिख दूं, तो आप थोड़ा सा चेक करके मुझे ये बता सकते हो कि मैंने जो इक्वेशन लिखी है वो सही लिखी है या गलत लिखी है। कि अगर मान लो मैं कोई इक्वेशन लिख दूं और उसकी टर्म जैसे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर था, मान लो मैं थर्ड टर्म में हाफ एटी लिख देती, किसी को याद नहीं दिया वो हाफ एटी स्क्वायर था या हाफ एटी था, मैंने ऐसे लिख दिया होता, मान लो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी लिख दिया होता, किसी को याद है वो तो याद बता देगा कि मैम यहाँ पे टी स्क्वायर आता था। अब आपको नहीं याद तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि मैंने ये सही लिखा है या गलत लिखा है? आप ऐसे ये डायमेंशन, ये प्रिंसिपल यूज करते हुए आप कह सकते हो कि इसकी डायमेंशन है एल, इसकी डायमेंशंस भी एल होंगी, ये निकालनी है। अब हाफ एटी की डायमेंशंस निकालो, तो आप क्या करोगे, हाफ इज अ नंबर, इसकी तो कोई डायमेंशन है ही, एक्सेलरेशन की होती है एल टी माइनस टू, टाइम की होती है टी, तो हाफ एटी की डायमेंशंस तो आ गई एल टी माइनस वन। पर अभी आपने प्रिंसिपल पढ़ा है कि तीनों डायमेंशन, तीनों टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मेरी थर्ड टर्म की डायमेंशन आ रही है एल टी माइनस वन, तो मैंने आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा है कि इज दिस इक्वेशन करेक्ट और नॉट, तो आप मुझे सीधा सीधा कहोगे दिस इज रॉन्ग, नहीं बताना रीजन क्या मिसिंग है क्या नहीं, सिर्फ हाँ और ना बताना है कि सही है गलत है। आप डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके बता सकते हो कि ये इक्वेशन गलत है। तो इसको बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस का, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का, कि वी चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। नीचे लिख देती हूँ, ऊपर वाली चीज अभी आप नोट करो। तो ये फर्स्ट यूज है टू चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। कैसे करोगे आप? अब मैं आपको हर बार कोई ना कोई इक्वेशन दूंगी, मैं कहूंगी मेरे को बताओ ये इक्वेशन सही है या गलत है। आप ऐसे ही करोगे, तीनों टर्म्स की देखोगे, अगर तीन सारी टर्म्स की डायमेंशंस एक जैसी आ रही हैं तो आप ये लिखोगे कि यस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, कि वो डायमेंशनली तो ठीक है, ठीक है, कि वो इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है। अब इससे एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि आप समझ गए होगे कि मैं ऑल्दो एग्जांपल्स के साथ अभी और कराऊंगी, पर ये बात समझ के कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी क्या है, कि सारी तरफ डायमेंशन सेम बननी चाहिए। पर एक थोड़ी सी बात ये है कि अगर इक्वेशन गलत ही है, कि वो डायमेंशनली तो रॉन्ग आ ही रही है, तो 101% पक्का है कि वो इक्वेशन रॉन्ग है, कि जो डायमेंशनली गलत आ गई ना, जो डायमेंशन ही नहीं मैच कर पा रही, डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, IN लगा दो, ऑपोजिट हो गया कंसिस्टेंट की। जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, डायमेंशनली रॉन्ग है, वो तो पक्का रॉन्ग है, वो तो एक्चुअली में गलत है। पर अगर मान लो वो इक्वेशन डायमेंशनली तो ठीक आ रही है, पर जैसे ये इसी इक्वेशन में मान लो मैं इसको हाफ एटी स्क्वायर में लिख के 3/2 एटी स्क्वायर लिख देती हूँ, मैंने ये नंबर बदल दिया। अब फिर भी अभी आपको पता है कि ये हाफ ही होता है, 3 लिखोगे तो तब भी इक्वेशन गलत है। तो 3/2 एटी स्क्वायर की डायमेंशंस भी निकाल लो, 3/2 एटी स्क्वायर की करोगे तो ये L आ जाएगा, तो ये भी L, ये भी L, और 3/2 एटी स्क्वायर की डायमेंशन भी L। तो अब डायमेंशनली तो आपकी इक्वेशन ठीक है, ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट तो है, डायमेंशनली तो ठीक आ रही है, लेकिन एक्चुअली में ये रॉन्ग है, पर अभी भी ये इक्वेशन है तो गलत है। क्यों? क्योंकि हाफ होना चाहिए। तो हम एक कंक्लूजन दे रहे हैं कि अगर इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं आती, वो डायमेंशनली गलत आती है,
तो पक्का गलत है, वो गलत ही है। लेकिन अगर डायमेंशनली ठीक आ रही है, डायमेंशंस मैच कर रही हैं, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, हम पक्का नहीं कह सकते कि वो ठीक है या नहीं। तो वो एक्चुअली में करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों बात हो सकती है, क्योंकि हमको ना ये नहीं पता चलते, कांस्टेंट्स की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बता पाता, कांस्टेंट्स को सही से वेरीफाई नहीं कर पाता, तो ये इसका एक वीक पॉइंट मान लो। पर अब ये बात है कि अगर कोई डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट है, वो तो पक्का गलत हो जाएगी, पर अगर कंसिस्टेंट आ रही है, डायमेंशनली ठीक आ भी रही है, तो वो एक्चुअली में ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। तो मैं अब आपको एग्जांपल्स देती हूँ, किसी को डाउट है तो बता दो चैट बॉक्स में। जल्दी जल्दी बताना है। मैम अगर कांस्टेंट आगे लगा हुआ है तो डायमेंशन निकालते टाइम उसको इंक्लूड नहीं करना। बेटा कांस्टेंट आगे लगाओ, पीछे लगाओ, बीच में लगाओ, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन ही नहीं होती। कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस। 2 मैंने 2 नंबर लिख दिया, उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको इजी इजी क्वेश्चंस दे रही हूँ, आपको बस मुझे वेरीफाई करके बताना है कि वो सही है या गलत है। इक्वेशन मैंने लिखी है, E is equals to half mv square plus mgh। देखो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाती है, कल मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर कर दिया था। क्लास में कुछ मिस हो जाता है या कई बार नेटवर्क इश्यू हो जाता है आपकी साइड से भी, तो देख लिया करो, या नोट्स बनाते टाइम लगता है कि मेरे को नोट्स और बेटर बनाने हैं, तो देख सकते हो, वीडियो देखो, स्पीड से देखो, और जो जो रह गया नोट्स बनाने में वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब जो मैंने इक्वेशन लिखी है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये ई एनर्जी है, ई इज एनर्जी, ये वैसे कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी है, m फॉर मास, b आपको पता है वेलोसिटी है, यहाँ पे m मास है, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये हम करेंगे वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में, ये क्वेश्चन तब पढ़ेंगे, पर फिलहाल सिर्फ डायमेंशंस देखनी है। m मास है, g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन हो या किसी की वजह से भी एक्सीलरेशन हो, है तो एक्सीलरेशन ही ना, तो g की डायमेंशन होंगी L(t-2), क्योंकि g है तो एक्सीलरेशन ही, h इज हाइट, तो हाइट की डायमेंशन होगी लेंथ वाली। आपको मुझे ये बताना है कि इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, कि ये इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है या नहीं है। करेक्ट है ये इक्वेशन। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, ये है T is 2 pi under root L by G। L लेंथ है, G is again acceleration due to gravity, और 2 pi यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 pi कांस्टेंट है, 2 pi की कोई डायमेंशंस नहीं होगी। अगर आप जैसे अगर इसको ऐसे भी लिखना चाहो 2 pi root L by G, तो इसके बाद डायरेक्ट L की हाफ वाली और G की हाफ वाली वो आप पुट करो, इसको हटा के दोनों की डायमेंशंस को लिख सकते हो। अब L अंडर रूट में है ना, तो L की पावर हाफ जाएगी, अब मैं इनको पहले एक बार बोर्ड पे कंप्लीट कर देती हूँ। एनर्जी की आपको पता है, एनर्जी की डायमेंशंस होती है वर्क डन वाली mL²T-2। ठीक है, ये तो आ गई एनर्जी की डायमेंशंस। फिर हाफ mv² की, हाफ mv² की डायमेंशंस आएंगी मास की m और v² L²T-2, क्योंकि v का होता है L(t-1) और v² का आएगा मतलब स्क्वायर कर दो L²T-2, ये लिख दिया मैंने। फिर mgh रह गया, mgh की डायमेंशंस जाएंगी m, फिर g की होती है L(t-2) और एक h की, तो तीनों टर्म्स की, टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3, तीनों की डायमेंशन सेम है, दैट मींस ये इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को 5/2 mv² लिख देती, अब आपको क्या पता 5 है या हाफ है,
तो वो डायमेंशनली ठीक आ रही है, पर वैसे हमको पता नहीं। ठीक है, मैं फर्स्ट दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। गर्वित री एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं एनर्जी वाली। देखो गर्वित, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आपको एनर्जी की मैं प्रॉपर फिर से लिख रही हूँ सारा, किसी को भी डाउट बचना नहीं चाहिए। एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशंस देखनी है पहले। फर्स्ट टर्म आपकी एनर्जी है ई। एनर्जी की डायमेंशंस होती है वर्क डन वाली, एनर्जी और वर्क डन की एक ही आती है। नहीं भी पता तो आप काइनेटिक एनर्जी वाली डायमेंशंस निकाल के इस पर डाल दो। आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, उसकी डायमेंशन डाल के निकाल के डाल दो। आपको हीट एनर्जी का I2RT करके वहां से फॉर्मूला पता है, वो निकाल दो। है तो सारी एनर्जीज, तो सबकी डायमेंशन सेम ही आएंगी। मैं वर्क डन वाली से कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है। तो एनर्जी की आती है फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके। mL_T-2 फोर्स की होती है और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट वाली डायमेंशन मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो एनर्जी की डायमेंशन आ गई m1L2T-2। ठीक है, ये आई है मेरी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। क्योंकि तो इधर की डायमेंशन उधर की सारी राइट साइड की डायमेंशन के भी इक्वल होनी चाहिए। और हाफ mv² की डायमेंशन कैसे करेंगे? हाफ तो कांस्टेंट है, कोई कुछ लिखना ही नहीं यहाँ पे। हम करेंगे मास की डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय v² की डायमेंशन। यहाँ m और v² की आएगी LT-1 का स्क्वायर, तो mv² का आ जाएगा m1L2T-2। तो इस टर्म 1 की डायमेंशन और टर्म 2 की डायमेंशन मैच कर गई है। देखो, एक ये रही एनर्जी की और ये काइनेटिक एनर्जी इस टर्म की। थर्ड टर्म आपको, अगर मैंने ये चीज लिखी है ना कि एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये अभी जानना जरूरी नहीं है। अभी सिर्फ आपको डायमेंशंस निकालने आनी है बस। यहाँ mg है, यहाँ मास की मल्टीप्लाई करोगे एक्सीलरेशन की, मल्टीप्लाई करोगे हाइट की, क्योंकि m मास की, फिर g की है LT-2 और l, ये बन जाएगी। तीनों सेम आ रही है, तो ये क्वेश्चन ठीक है। गर्वित ठीक है बच्चा? गर्वित या और किसी को डाउट है तो बता दो। ईशा, आपको किसने कह दिया न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है? ईशा, आप एक बात लिख रहे हो कि मैम डायमेंशनली करेक्ट एंड न्यूमेरिकली इनकरेक्ट, किस चीज को लिख रहे हो ऐसा? तनिषा, चैट बॉक्स में बताओ बच्चा, आपको समझ आ रहा है? तनिषा बताएगी, पार्थ बताएगा और भूमि बताएगी। भूमि और तनिषा और पार्थ चैट बॉक्स में रिप्लाई करो मेरे को। ठीक है ईशा, मैं आगे बात, मुझे आपकी समझ पुरानी चीज पे कह रहे थे, ठीक है। भूमिका ठीक है, क्लियर। पार्थ और तनिषा, तनिषा रिप्लाई करो बच्चा। जगजीत, आप भी रिप्लाई करो। अरे तनिषा का तो एग्जिट ही हो गया। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। t = 2π√L/g वाला, वैसे वो करेक्ट है। वो एग्जाम्पल मैंने आपको कल भी दिया था एक बार। मैंने आपको बताया था वो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, उसको करते हैं हम ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में। वो फॉर्मूला आएगा ऑसिलेशंस चैप्टर में। टाइम 2π√L/g, t की डायमेंशंस
टाइम की डायमेंशंस, ये तो खुद की फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो टाइम की ऐसे कह देते हैं, टाइम की डायमेंशंस आ गई टी, टी की पावर 1। फिर नेक्स्ट टर्म है, देखिए a इज इक्वल्स टू b, इक्वल से सेपरेटेड है, फर्स्ट टर्म ये है, इक्वल आ गया, नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो गई, पूरी एक टर्म है, तो 2 पाई रूट l बाय g की डायमेंशंस देखनी। डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो इधर कर लो पहले कि अंडर रूट l की डायमेंशंस क्या होंगी, इसकी डायमेंशंस होंगी, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है ना, ये l की पावर हाफ कर रहा, तो इसकी डायमेंशंस आएंगी l की पावर हाफ। सिमिलरली अंडर रूट g की डायमेंशंस क्या होंगी कि g की होती है l t माइनस 2, ये तो g की होती है, इसका हाफ कर देना, तो अंडर रूट g की डायमेंशंस आ गई l की पावर हाफ t की पावर -2 इंटू 1/2 है, तो t की पावर -1, ये आ गई रूट g की डायमेंशंस। अब यहाँ पे डाल दो, 2 पाई की तो कोई डायमेंशंस ही नहीं है, छोड़ दो। अगर मैं पूछूं 2 पाई की क्या डायमेंशंस है, आप पता क्या लिखोगे, m की पावर 0, n की पावर 0, t की पावर 0, जितना भी लिखना है ऊपर पावर 0 लगा लगा के, क्योंकि कुछ भी नहीं है, सबकी पावर 0। तो अब अंडर रूट l का आ गया l हाफ डिवाइडेड बाय l हाफ और l हाफ और t माइनस 1, ये तो कैंसिल कर जाएगा, t की पावर -1 है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाती थी। अब ये थी लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड इक्वेशन की, तो LHS और RHS की डायमेंशन सेम है, दैट मींस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली कंसिस्टेंट। अब आपको डायमेंशंस फाइंड करनी, तो मतलब डायमेंशनली चेक करना आ गया कि करेक्ट है या नहीं है, वो देख लोगे आप। अब कई बार किसी अननोन का मतलब इक्वेशन लिखी होगी, आपसे कहा जाएगा, एक अननोन क्वांटिटी होगी इक्वेशन में कि इसकी डायमेंशंस बताओ। तो अब हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन दे रही हूं, अगर देखते हैं कोई बता भी पाता है तो। नोट्स डेली के डेली रिवाइज करने हैं, क्लास डेली रिवाइज करनी है, भूलना नहीं है। और अगर मैं कोई बात बोल देती हूँ लिखती नहीं हूँ बोर्ड पे, तो अपनी हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप नोट्स में लिख सकते हो अपने पढ़ने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूँ, P इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 x अपॉन a। P मैं आपको बोल रही हूँ प्रेशर है, A मैं आपको बता रही हूँ एरिया है, m1 भी मैं आपको बता रही हूँ वो मास है। आपको मुझे बताना है m2 की डायमेंशंस बतानी है आपने मेरे को, और आपने मुझे x की डायमेंशंस बतानी है, ये क्वेश्चन है। आपको मैंने एक इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन में P इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2, फिर बाहर x और डिवाइडेड बाय a, एरिया बोल दिया, एरिया है तो एरिया की आपको डायमेंशंस पता है। प्रेशर बोल दिया मैंने, P प्रेशर है तो उसकी भी आपको डायमेंशंस पता है क्या है, m1 की भी बता दी। तो अब आपने मुझे बतानी है डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज x एंड m2। अभी भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यूज हो रहा है, और इसमें और आपको डायमेंशंस कैसे, डायमेंशंस किसी क्वांटिटी की क्या है, ये दो बातें यूज हो रही है। और वो a प्लस बी, a माइनस बी या a इक्वल टू b वाली चीजें, ये एक क्वेश्चन में करा देती हूँ, इसके बाद जो मैं कल क्वेश्चंस आपको दूंगी वो ज्यादा आप करोगे, फिर आपको डीपी मिल जाएगी इसी टॉपिक पे थोड़े क्वेश्चंस और कराने के बाद। अब यहाँ देखो, मैंने आपको बोला था ना कि सिर्फ आप लाइक क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो।
अब क्या कर रहे हो, ब्रैकेट में आप m1 में m2 ऐड कर रहे हो और m1 में बोल रही हूँ मास है, तो मास में मास ही तो ऐड करोगे, लाइक क्वांटिटीज ही ऐड करते थे ना। तो अगर m1 मास है, अगर ये 20 ग्राम्स है तो 20 ग्राम्स में आप 40, 50, 60 ग्राम्स ही ऐड कर सकते हो ना, वेलोसिटी तो ऐड नहीं करोगे। तो एक बात तो यहाँ से आ गई कि m2 की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम एज दैट ऑफ m1। तो m2 और m1 की डायमेंशंस आ गई m1 की तो पता ही थी, m2 की डायमेंशंस आ गई m, क्योंकि m2 आप m1 में ऐड कर रहे हो। तो m2 की डायमेंशंस कौन सी होनी चाहिए, जो m1 की होनी चाहिए, क्योंकि लाइक क्वांटिटीज ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज ही ऐड कर सकते हो। कि दो क्वांटिटीज ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स दे हैव द सेम डायमेंशन। तो अब ये तो आ गया m1 और m2 की डायमेंशन। अब देखो, जब इन दोनों को ऐड किया, m1 प्लस m2 कर दिया, तो इसकी डायमेंशन भी तो m1 ही आएगी। 20 kg प्लस 40 kg दैट गिव्स यू 60 kg, kg तो आ रहा है, मास ही तो आ रहा है। तो m1 प्लस m2 की डायमेंशन भी आ गई m1। अब इक्वेशन है P इज m1 प्लस m2 की डायमेंशन और फिर x की डायमेंशंस डिवाइडेड बाय एरिया की डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस कह रहा है कि जो इधर की डायमेंशंस हैं वो इधर की होनी चाहिए, या अगर डायरेक्ट x की निकालनी है तो x की डायमेंशंस क्या आएंगी, कर लो इधर, प्रेशर की डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया की डायमेंशंस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की डायमेंशंस। x की डायमेंशंस आएंगी, प्रेशर की कल हमने करी थी, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो m l t माइनस टू तो फोर्स हुआ अपॉन एल स्क्वायर करना था, तो ये l माइनस 1 हो जाएगा प्रेशर की, नहीं आता नोट्स पर लटके देख लेना, फोर्स पर यूनिट एरिया आता है ना, फिर एरिया है एल स्क्वायर, फिर नीचे मास। तो x की डायमेंशंस आपके पास क्या आ गई, m तो गायब हो गया, m 0 हो गया, l की पावर बची 2 माइनस 1 और t की बची माइनस 2, तो x आ गया l t माइनस 2। l t माइनस 2 आपको पता होगा एक्सेलरेशन की डायमेंशंस होती हैं। ईशा आपने मेरे से फर्स्ट क्लास में पूछा था कि मैम अगर हमको डायमेंशंस पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा ये क्वांटिटी क्या है, तो मैंने आपको यही बताया था कभी पता लग भी सकता है क्योंकि जितनी नॉलेज हमें हो कभी नहीं भी पता चलेगा। अब ये वाली इजी थी मेरे को जानना, मेरे को पता था एक्सेलरेशन की है, तो यहाँ पे x एक्सेलरेशन ही होती है इस फॉर्मूला में, यहाँ पे x एक्चुअली में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है, x g होता है एक्चुअल फॉर्मूला में, तो डायमेंशंस एक्सेलरेशन वाली आनी चाहिए, वो एक्स्ट्रा पॉइंट है। क्वेश्चन यही तक था कि x की डायमेंशंस बताओ और m2 की बताओ, वो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था तो मैं इसलिए अब बता दिया, क्योंकि मुझे यहाँ से पता चल गया lt माइनस 2 एक्सेलरेशन है, तो x कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ही होगी और एक्चुअली में वो g होता है यहाँ पे। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किसी को कोई डाउट है तो मुझे कह दो रिपीट। ठीक है, फिर एक दो क्वेश्चंस और करो, किसी को डाउट है तो बता दो, मैं वेट कर रही हूँ, और इतने में नोट भी कर लो जो किया है। m1 प्लस m2 के बाद बता दो दोबारा, ठीक है। और कोई बच्चा, चलो रिपीट हो ही रहा तो पूरा, m1 प्लस m2 के बाद बताना है, मतलब ये वाली बात क्लियर है कि m1 की डायमेंशन और m2 की डायमेंशन कैपिटल M है, m1 तो गिवन ही था मास, तो m2 भी मास होना चाहिए था। अब x की डायमेंशन निकालनी है ना, तो ये आपकी फॉर्मूला था, x कैसे निकालोगे, डायरेक्ट नहीं कर लो, x आएगा आपका, x होगा p a अपॉन m1 प्लस m2, x का फॉर्मूला ये बना, x की डायमेंशंस निकालनी है तो x की चीज है, तो x की डायमेंशंस क्या होंगी, p की डायमेंशंस फिर a अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 की डायमेंशंस m ही है, बस वही किया। प्रेशर की डायमेंशंस डालनी है, एरिया की डालनी है, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 की डालनी है। जैसे स्टार्टिंग में, क्लास की स्टार्टिंग में आपने g की निकाली है, g का भी तो ऐसी था, f इज इक्वल्स टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर, तो g को पहले फॉर्मूला निकाल लिया था, फॉर्मूला को g की टर्म्स में कर लिया था और फिर g की डायमेंशंस निकाल ली थी। यहाँ पे सिमिलरली हमने x का किया। गर्वित ठीक है अब
गर्वित, ठीक है, एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो, सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें भी आपको एक अननोन क्वांटिटी की डायमेंशंस बतानी है। ये रब कर रही हूँ। इक्वेशन है p माइनस a बाय b स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू n RT। ये इक्वेशन आती है थर्मोडायनेमिक्स में, हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो ये गैस की इक्वेशन बनती है। वैसे इसको वैन डर वाल इक्वेशन बोलते हैं और नॉन आइडियल गैस में यूज करते हैं। वैन डर वाल इक्वेशन है, गैसेस के बारे में जब पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे, वहां आती है। P है यहाँ पे प्रेशर, P इज प्रेशर, V वॉल्यूम है, nRT R गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और T इज टेम्परेचर, T टेम्परेचर होता है, और बचा N होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। और केमिस्ट्री में जो मोल्स पढ़ते हो ना, एग्जैक्टली वही चीज है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको डायमेंशंस बतानी है A की और B की। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। A और B की डायमेंशंस बतानी है। अब मैं जिसका नेम लूंगी मुझे आंसर्स भी वही बच्चे देंगे, बाकी बच्चे नहीं देंगे। मुझे आंसर दोगे, भूमि आप दोगे बी की डायमेंशन का आंसर, और हरसिमरन आप मुझे ए की डायमेंशंस बताओगे। भूमि ने मुझे बी की डायमेंशंस बतानी है और हरसिमरन ने ए की। बाकी बच्चे मैच करेंगे आंसर्स जब मैं लिखूंगी। भूमि और हरसिमरन के आंसर्स की वेट कर रही हूँ मैं। अर्पित गलत लिख दिया, जो लिखा है ना पहले गलत लिखा है। ए को वॉल्यूम लिख दिया अर्पित, ए वॉल्यूम नहीं है, बी है। ठीक है सृष्टि, ठीक लिखा है आपने, आपका भी चेक कर दिया। हरसिमरन और भूमि जल्दी आंसर करो, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। बच्चा मैं बोल ही नहीं रही, अभी मैं चुप हो गई थी। ऑडियो आ रही है सबको? मैं चुप हो गई थी। हरसिमरन करेक्ट है आपका आंसर, करेक्ट। हरसिमरन आंसर करेक्ट है। सृष्टि करेक्ट है बहन, बहुत देर से मैंने कह दिया ठीक है आंसर। भूमि आपकी वेट है, हरसिमरन का आंसर आ गया है। जगजीत आप दो मुझे बी का आंसर, बी का आंसर नहीं आया मेरे पास। जगजीत, मनन आप भी बताओ जो मुझसे पूछ रहे हो। हाँ कॉल आ गई थी। तो अब बता दे भाई, बी और ए की डायमेंशन, बी की बता दे, बी की सबसे इजी है। सृष्टि वेट कर लो बच्चा, आपके आंसर्स मैं बोल चुकी हूँ, ठीक है तो रुक जाओ ना।
समझ नहीं आया जगजीत, अगर कॉल आ गई थी ना, नेक्स्ट टाइम कॉल को कैंसिल कर देना। अगर बीच में कोई कॉल आ जाए, फोन उठा के कह देना कि मेरी क्लास चल रही है। चलो अब मैं करा रही हूँ ये क्वेश्चन फिर। रिपू आप बताओ बी की डायमेंशंस। रिपू, रिपू रिप्लाई करो। हरसिमरन ठीक है बच्चा आपका, अगर ए आ गया बी भी ठीक ही आया होगा, तभी ए आया। हाँ, रिपू और साक्षी दोनों रिप्लाई करो। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, पर ये सबको समझ आना चाहिए। चैट बॉक्स में वही 2-3 बच्चे ही आए जाते हैं, आप लोग चुप्पी हो जाते हो बाकी, और जो 2-3 आते हैं उनके मैसेजेस 10-10 होते हैं। साक्षी, रिपू रिप्लाई करो चैट बॉक्स में। भूमि अभी तक आंसर नहीं आया। आप क्लास में हो भी, यस मैम तो लिख दो अगर क्लास में हो तो, अदरवाइज वरना मैं वीडियो ऑन करवा लूंगी आप लोगों की। भूमि यस मैम तो लिख दो एक बार कि क्लास में हो। भूमि, हाँ जी बच्चा, ईशा डीपी भी मिलेगी, वो मेरी टेंशन मैं जरूर दूंगी। आर डायमेंशनलेस नहीं होता रिपू, आर डायमेंशनलेस नहीं होता, पर उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वीडियो पॉज हो गई। चलो क्वेश्चन अब मैं करा रही हूँ, आप लोग नहीं रिप्लाई कर रहे तो मैंने तो बहुत बार बुला लिया। देखो, जिन्होंने भी आंसर्स किए हैं उनके आंसर्स करेक्ट आए हैं। मनन आप पूछ रहे थे ए और बी की डायमेंशंस आपने जो निकाली थी, दोनों ठीक निकाली थी, पर शायद आपको ए और बी में कंफ्यूजन था। देखो, अब यहाँ देखो, पहले इसको पकड़ो, सीधा सीधा पता चल रहा है ना, वॉल्यूम में से कोई क्वांटिटी माइनस कर रहे हो। अगर वॉल्यूम में से कोई क्वांटिटी माइनस कर रहे हो तो उसकी डायमेंशन भी वॉल्यूम वाली होनी चाहिए। वॉल्यूम में से एरिया तो माइनस करोगे नहीं, ना ही वॉल्यूम में से लेंथ माइनस करोगे, ना ही वॉल्यूम में से कुछ फोर्स माइनस करोगे। वॉल्यूम की डायमेंशंस होंगी बी वाली डायमेंशंस, क्योंकि सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए माइनस बी वाली चीज, ए माइनस बी कर रहे हो तो ए और बी की डायमेंशन सेम आएंगी, तो बी की डायमेंशन आ गई एल क्यूब। भूमि आपने मुझे ये भी आंसर नहीं किया, आपने तो यस मैम नहीं लिखा। चलो वॉल्यूम हो गया, अब इसको पकड़ लो। देखो ये और ये तो मल्टीप्लीकेशन में है आपस में, इसकी डायमेंशंस को इसकी डायमेंशंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब इधर की डायमेंशंस आएंगी, पर बी की डायमेंशंस तो मैंने यहीं से ही देखी, ऐसे ही यहाँ पे इसकी भी आ जाएंगी। देखो p माइनस ए बाय बी स्क्वायर कर रहे हो, प्रेशर में से ये चीज को माइनस कर रहे हो। मैंने कहा था डिवीजन करके तो आपको नई क्वांटिटी मिलती है, तो जब a बाय बी स्क्वायर कर रहे हो उसकी डायमेंशंस क्या आनी चाहिए, उसको प्रेशर में से माइनस कर रहे हो तो उसकी डायमेंशंस आनी चाहिए प्रेशर वाली डायमेंशंस के। रिपीट कर रही हूँ, देखो क्वेश्चन में ये था ना, रेड वाला जो मैंने लिखा हुआ था कि ये एक टर्म है, टी ये पूरी एक टर्म है, क्योंकि ये कुछ मान लो x है मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ और ये आपको z मिल रहा है, तो जब दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ओवरऑल डायमेंशंस बन जाएगी, वो पूरी डायमेंशंस इधर की डायमेंशंस के बराबर होंगी। अभी वहां तक चाहिए भी नहीं, हमको यहीं पे मिल गया। बी की डायमेंशन निकालनी थी, बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वॉल्यूम में से, तो बी की डायमेंशन आएंगी वॉल्यूम वाली। ये a माइनस बी वाली बात जो हमने लिख भी दी है कि दो क्वांटिटीज प्लस माइनस करते हो तो सेम डायमेंशन होनी चाहिए, तो b और b की डायमेंशन सेम। अब इधर देखो, ये प्रेशर में से ये चीज माइनस कर रहे हो, ये पता है प्रेशर है तो प्रेशर में से प्रेशर ही माइनस कर सकते हैं, तो इस क्वांटिटी में प्रेशर की डायमेंशंस होनी चाहिए इस वाली की। अब a की डायमेंशंस आ गई, b की डायमेंशंस क्या आएंगी, a की डायमेंशंस आएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, p की डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर की डायमेंशंस। प्रेशर की डायमेंशंस अभी करिए, फोर्स पर यूनिट एरिया m l माइनस 1 t माइनस 2, ये प्रेशर की डायमेंशंस, और वॉल्यूम का स्क्वायर, वॉल्यूम की होती है l क्यूब, वॉल्यूम की स्क्वायर की होगी l6, ये L3 है और ये L6।
डाल दो L6, तो आंसर आ गया, ए की डायमेंशन आ गई आपके पास M1 L5 T minus 2, M1 L5 T minus 2। डाउट है तो भी बता दो, और याद कर लो कि आज फ्राइडे है, मुझे आपने मॉड्यूल जो मैंने आपको यूनिट डायमेंशंस का मॉड्यूल शेयर किया हुआ है उसके आपने मुझे आंसर्स भेजने थे। 3-4 बच्चों के मेरे पास कल ही आ गए थे, बाकी आज लास्ट डे, डेडलाइन है, देने पड़ेंगे। ए कांस्टेंट होता है रिपू, ए इज अ कांस्टेंट, ए और बी कांस्टेंट्स ही होते हैं। एक्चुअली भी वंडर वॉल इक्वेशन में ए और बी कांस्टेंट्स हैं, उनकी कुछ नंबर्स वाली वैल्यूज हैं, जैसे 2, 3, 4 ऐसे करके कुछ वैल्यूज हैं। मैम ये तो मल्टीप्लाई में है, तभी भी सारी टर्म्स की डायमेंशन सेम होंगी, अलग अलग। ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन है ना, पर पहले तो वी में से कुछ माइनस कर रहे थे। ए और बी कांस्टेंट्स हैं। कंप्लीट मॉड्यूल अभी हुआ ही है तो पूरा कैसे भेजोगे? जितने मैंने क्वेश्चंस कहे हैं वही बताओगे। अच्छा, किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज हम क्लास एंड कर रहे हैं। अर्पित और जन्नत चैट बॉक्स में बताओ, ओके है तो हम क्लास एंड करेंगे। अर्पित और जन्नत। अर्पित ओके, जन्नत इतना प्यारा नाम है। जन्नत ओके लिखिएगी तो हम क्लास एंड कर देंगे, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो अब हम मिलेंगे मंडे को। तो इतने में जितना पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से नोट्स बनाना। मैं इसकी डीपीपी भेज दूंगी, पर अभी मुझे वैसे इसके और क्वेश्चंस कराने थे तो डीपीपी में ही डाल दूंगी, तो ट्राई कर लेना, और नहीं होंगे तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पर उससे पहले आज जो मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर्स भेजे हुए हैं एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के, बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनके आप लोग मुझे सॉल्यूशंस भेजोगे और डाउट्स भी। चलो, सी यू ऑन मंडे।